नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ये टर्म्स बायोलॉजिकल टर्म्स है जिसे आप 9th से पढ़ते आ रहे हो। ऑस्मोसिस, अगर हम दो सॉल्यूशन लें एक ही कंटेनर में और उन्हें एसपीएम से सेपरेट कर दें, यानी कि दो सॉल्यूशन हो और उनके बीच में हमने एसपीएम लगाए हुए हैं, टू सॉल्यूशंस हैं और उनके बीच में एसपीएम है, तो क्या कंडीशन हम नोट करते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपको पता है एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को पास होने देती है, सोल्यूट मॉलिक्यूल इससे पास नहीं होते, यानी कि एसपीएम एक ऐसी मेम्ब्रेन विच पास द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, नॉट अदर मॉलिक्यूल्स, बाकी कोई और मॉलिक्यूल इससे पास नहीं हो सकता, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल इससे पास हो सकते हैं। अब अगर हमने एसपीएम को बीच में प्लेस किया और एक साइड हमने सॉल्यूशन लिया और एक साइड हमने सोलवेंट यानी कि वाटर लिया, तो हम क्या नोट करते हैं? एक तरफ शुगर सॉल्यूशन है और एक साइड हमने वाटर लिया, तो हम क्या नोट करते हैं? हमें पता है सोल्यूट सोलवेंट को और सोलवेंट सोल्यूट को अट्रैक्ट करता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो सोलवेंट को अट्रैक्ट करता है और सोलवेंट सोल्यूट को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब कंडीशन ये आती है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन की वजह से ही वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं। यानी कि अगर हमसे ये कंडीशन पूछी जाती है कि किसी सॉल्वेंट में अगर हम किसी सोल्यूट को मिलाते हैं तो सोल्यूट को मिलाने पर वो उसमें डिजोल्व क्यों हो जाता है? तो डिजोल्व होने का मेन रीजन होता है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होना, यानी कि अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वे एक दूसरे में मिसिबल होंगे, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो मिसिबल नहीं होंगे। यहाँ तक कंडीशन है, आपने देखा भी होगा कि वे अट्रैक्शन की वजह से ही मिक्स होते हैं। और कैसे अट्रैक्शन आता है? जैसे अगर हम शुगर का एक बिगर पीस ले लें या NaCl का एक बिगर पीस ले लें, उसे वाटर में डिजोल्व कर दें, यानी कि डाल दें ऐसे ही, और उसे मिक्स ना करें ना हीट करें, तो हम क्या देखते हैं? कुछ देर के बाद शुगर पार्टिकल वाटर में क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि हमने उसे मिक्स भी नहीं किया और ना ही हीट किया। ऐसा क्यों? तो इसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि मान लीजिए एक कंटेनर में आपने वाटर लिया और इस वाटर के अंदर एक शुगर का पीस डाला, तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स है ये वाटर को और वाटर शुगर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। अब आपको पता है क्योंकि शुगर पार्टिकल के बीच में स्पेस अवेलेबल नहीं है, शुगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो वाटर तो इसमें जा नहीं सकता, लेकिन वाटर शुगर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा और शुगर पार्टिकल्स को अपनी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है उसमें पहुंचा देगा। इसका मतलब क्या है? शुगर पार्टिकल धीरे धीरे सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें एंटर करते रहते हैं और सोल्यूबल होते रहते हैं। यानी कि सोल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट। अगर सोल्यूट और सोलवेंट में अट्रैक्शन है तो वे सोल्यूबल होंगे, अदरवाइज वे सोल्यूबल नहीं होंगे। तो यहाँ क्या कंडीशन है? जो भी मैंने बताया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के बीच में हमने एसपीएम लगा दी, और एसपीएम क्या है? ये सिर्फ सोलवेंट को पास होने देती है, और एक साइड सॉल्यूशन लिया, एक तरफ सोलवेंट लिया, तो हम क्या नोट करते हैं? हम ये नोट करते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल जो इधर है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इधर से सोल्यूट को अट्रैक्ट करते हैं, शुगर के पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, साथ साथ जो यहाँ शुगर पार्टिकल्स हैं ये सोलवेंट को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ अट्रैक्शन चलता रहता है, ये शुगर पार्टिकल सोलवेंट को और सोलवेंट शुगर को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमें पता है एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि जो शुगर पार्टिकल है ये तो इधर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एसपीएमसी का जो पोर्स होता है, यानी कि वो इतना स्मॉल साइज का होता है कि उससे ये तो इधर जा नहीं सकते। तो यानी कि शुगर पार्टिकल्स तो इधर सोलवेंट में एंटर कर नहीं सकते, लेकिन सोलवेंट मॉलिक्यूल शुगर में एंटर करते रहते हैं। यानी कि ये इधर जा सकता है क्योंकि एसपीएम इसे परमिशन देता है, ये इधर जा सकता है। परमिशन देने का मतलब क्या है? कि इसके पोर्स का साइज इनसे बिगर होता है। जब पोर्स का साइज बिगर होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं, तो सोलवेंट मॉलिक्यूल इधर एंटर कर जाते हैं। यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि सोल्यूट तो इधर जा नहीं सकता, सोलवेंट इधर एंटर करता है, और सोलवेंट का एसपीएम से पास होकर सॉल्यूशन में एंटर करना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
तो ऑस्मोसिस क्या है, दोबारा से सुन लीजिए। सोलवेंट मॉलिक्यूल का एसपीएम से पास करके सॉल्यूशन में एंटर होना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो शुगर पार्टिकल से, यानी कि सॉल्वेंट का शुगर सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्यूशन में एंटर करना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का किसी सॉल्यूशन में एंटर करना, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना। अब कंडीशन आती है ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस से क्या होता है, ऑस्मोसिस से इधर वॉल्यूम बढ़ता है। अब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होगा, इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम यहाँ प्रेशर लगाते हैं। अब सॉल्यूशन पर जो हम प्रेशर लगाते हैं, जिससे इस सॉल्वेंट का इधर एंटर होना बंद हो जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो पाई का क्या डिफाइन है, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफाइन की बात करें तो दोबारा से सुन लीजिए। द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन विच स्टॉप द ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाए, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो यहाँ दो लॉ आते हैं, वांट ऑफ बॉयल्स लॉ आता है, वांट ऑफ चार्ल्स लॉ आता है। यानी कि दो अलग अलग टर्म्स पर ये डिपेंड करते हैं। वे कौन कौन से, सुनिए जरा। सबसे पहले डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। यहां शुगर की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, शुगर क्या करेगा, कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगी तो शुगर पार्टिकल्स सोलवेंट को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। देखो ये बात ध्यान रखना, मैंने बताया एसपीएम एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एसपीएम एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सोलवेंट को पास होने देती है। यानी कि सोलवेंट सिर्फ इधर आ सकता है, सोलवेंट इधर आ सकता है, सोल्यूट इधर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, अगर यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसकी, सोल्यूट की, यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब है, कंसंट्रेशन का मतलब आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा वो सोलवेंट को अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा वो सोलवेंट को अट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोलवेंट तेजी से आएगा। सोलवेंट तेजी से आएगा तो उसे रोकने के लिए प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ये कहते हैं वांट ऑफ बॉयल्स लॉ के ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब आप कहोगे वांट ऑफ बॉयल्स लॉ, ये तो ऐसा कुछ नोट्स में लिखा हुआ ही नहीं। इस वजह से नहीं है क्योंकि ये वर्ड्स एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं, तो इस वजह से हम इसकी स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ डायरेक्ट लिखते हैं जितना एनसीईआरटी में। तो क्या कंडीशन है, पाई प्रोपोर्शनल टू सी, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब इसके बाद ये तो थी कंडीशन कंसंट्रेशन की, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा सोलवेंट एंटर करेगा, जितना ज्यादा सोलवेंट एंटर करेगा उसे रोकने के लिए उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल होता है वो सुन लीजिए। इसको हम कहते हैं, हाँ भाई, वांट ऑफ चार्ल्स लॉ भी कहते हैं इसे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वो सुनिए जरा। टेम्परेचर का ये इफेक्ट है, अगर हम यहाँ स्टडी की बात करें, ध्यान देना जरा, ये कंडीशन आती है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, सोलवेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और सोलवेंट मॉलिक्यूल फास्टली इधर एंटर करेगा, और जब फास्टली एंटर करेगा तो रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू सीटी, ये आपको याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू सीटी, ये ध्यान देना। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बोलो, इज इक्वल टू आर सी टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। ये आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट ही है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल आ जाता है, सी आर टी के इक्वल है, जिसके बेस पर हमें न्यूमेरिकल करनी है। ये सी क्या है, सी है मोलर कंसंट्रेशन N2 अपॉन V, तो हम यहाँ पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन V RT, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो पाई V इज इक्वल टू N2 RT, ये कंडीशन है। तो मेरी बात दोबारा से सुन लीजिए, देखो ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या बताया। अगर हम सोलवेंट और सॉल्यूशन के बीच में एसपीएम लगा दें तो सोलवेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंटर करने लगते हैं। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं।
ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर जो हम प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन विच स्टॉप द ऑस्मोसिस, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा वो सोलवेंट को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि सोलवेंट उतना ज्यादा एंटर करेगा, और जितना ज्यादा सोलवेंट एंटर करेगा उसे रोकने के लिए उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। दूसरी कंडीशन क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी, स्पेशली किसकी? सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट को इधर जाना है। और सोलवेंट की स्पीड ज्यादा होगी तो आपको पता है अगर कोई चीज स्पीड से एंटर करती है तो उसे रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए, यानी कि कंडीशन आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू सीटी। सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो आर आता है। आर क्या है? वैसे तो गैस कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड भी गैस कांस्टेंट के इक्वल है, लेकिन यहाँ हम उसे सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये पाई इज इक्वल टू आर सी टी, या हम पाई इज इक्वल टू सी आर टी ऐसे कहते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के। अब यहाँ पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन वी आर टी भी कहते हैं। अब ये N2 क्या है? N2 की जगह मोल्स हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, पाई वी इज इक्वल टू N2 को W2 अपॉन M2 RT। तो ये M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस मेथड से मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम काफी पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट इस मेथड से कैसे निकालते हैं और क्यों इस मेथड को प्रीफर करते हैं, वो हमें समझना है। हाँ तनु, पहले ये बताओ क्या पूछ रहे थे? अब तनु, हाँ भाई बोलिए, क्या प्रॉब्लम थी तनु? चलिए नहीं पूछना था, कोई बात नहीं, ध्यान देना जरा। तो क्या बताया अभी मैंने कि मोलर मास भी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है, काफी पूछा जाता है थियोरटिकल, और याद रखना मैंने कहा भी है 15 डेज बाद, आफ्टर 15 डेज आपके थियोरटिकल भी होगा, यानी कि उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे हमारा पेपर आना है। उस पैटर्न पे बोर्ड में जो पेपर आना है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान देना जरा, बोर्ड में पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट है आपका 15 डेज बाद। उसमें 5 चैप्टर आएंगे, क्योंकि एक चैप्टर और काफी कुछ हो जाएगा उस चैप्टर का भी, हमारा नेक्स्ट का भी। हाँ भाई समझिए जरा। तो अभी मैं आपसे ये कह रहा था इसमें कि ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये कह सकते हैं मोलिकुलर मास निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है? तो इसकी कंडीशन ध्यान से समझिए। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ ये है, इसे बेस्ट मेथड हम इस वजह से मानते हैं, ध्यान देना बुजुर्ग, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में यूज हो जाता है। इसमें टेम्परेचर की कोई बाउंडेशन नहीं होती। और दूसरा, वेरी, ये कह सकते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब सोल्यूट बहुत कम होता है उस केस में भी इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा आता है। ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों बताया गया इसे सबसे बेस्ट मेथड? तो दोबारा से सुन लीजिए, क्योंकि इसमें टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे यूज किया जा सकता है। तो मैं समझा रहा हूँ, सुनिए जरा। क्या कि आपसे एक प्रॉब्लम पूछी जाएगी कि मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, वाई, ये पूछा जाएगा। तो इसका रीजन लिखा रखा है। एक तो पहले फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या होता है? अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसका मैग्नीट्यूड लार्ज आता है, पाई का मैग्नीट्यूड लार्ज होता है, ये ध्यान रखना। एक तो इसका मैग्नीट्यूड जाता है। दूसरी कंडीशन, इट इज एप्लीकेबल फॉर बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए भी एप्लीकेबल है। क्यों है प्रोटीन के लिए? तो इसका रीजन है, ये प्रोटीन पर इस वजह से एप्लीकेबल है क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए भी एप्लीकेबल है। क्यों है प्रोटीन के लिए एप्लीकेबल? तो इसका मेन रीजन सिर्फ ये होता है क्योंकि प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर
एट हाई टेम्परेचर प्रोटीन डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें लो टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। तो प्रोटीन का मोलिकुलर मास हम लो टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हाई पे वो टूटता है तो लो पे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर की कोई बाउंडेशन नहीं, ये ध्यान रखना। तो प्रोटीन के केस में, बायोमोलिक्यूल्स के केस में हम इसे लो टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन, ये तो हुआ प्रोटीन के केस में। याद रखना प्रोटीन के केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट पे होता है और वहां प्रोटीन टूट जाता है। तीसरी कंडीशन, कुछ पॉलीमर होते हैं जो लो टेम्परेचर पर इनसोल्युबल होते हैं, लेस सोल्युबल एट लो टेम्परेचर। जो पॉलीमर होते हैं वो लो टेम्परेचर पर इनसोल्युबल होते हैं, यानी कि घुलते ही नहीं। उनके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। इनमें टेम्परेचर हाई कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे वे सोल्युबल है, क्योंकि इन पॉलीमर के केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूज नहीं किया जा सकता। क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब हम फ्रीजिंग पॉइंट यूज करें, और फ्रीजिंग पॉइंट एक लो टेम्परेचर होता है। तो कंडीशन है पॉलीमर के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूज नहीं कर सकते, इनके लिए एलिवेशन नहीं कर सकते, वो सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं कर सकते, और जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है इनके लिए रिलेटिव लोअरिंग नहीं कर सकते। यानी कि हर मेथड की कोई ना कोई लिमिटेशन है, लेकिन इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर वो लो टेम्परेचर पे इंसोल्युबल है तो हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस कर सकते हैं, अगर वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज है तो लो टेम्परेचर पे प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे लाइक प्रोटीन। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है, एमएम में यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि ये सबसे बेस्ट मेथड है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये आपको याद रखना। अब इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, वे टर्म्स हमें समझनी, छोटी छोटी टर्म्स हैं, थियोरटिकल, उन्हें सुनिए। एक चीज ध्यान देना, जब आप इसके न्यूमेरिकल करते हो, चलिए अभी बता दूंगा बाद में, पहले वे टर्म्स समझा दूं। क्या है वे टर्म्स, सुन लीजिए जरा। अब कंडीशन आती है, अभी हमने पढ़ा क्या क्या मैंने भी आपको बताया कि एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया, एक तरफ सी वाटर लिया, सी वाटर क्या है, सॉल्यूशन है, और एक तरफ हमने फ्रेश वाटर लिया, फ्रेश वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और दोनों को एसपीएम से हमने कनेक्ट कर दिया, यानी कि जोड़ दिया। अब क्या कंडीशन हम नोट करते हैं वो सुनिए जरा। एसपीएम से दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है, ध्यान देना भैया। एक तरफ सी वाटर है और एक तरफ फ्रेश वाटर है, तो क्या इंटर प्रोसेस हम पढ़ते हैं, हम प्रोसेस पढ़ते हैं, ये वाटर सोलवेंट एसपीएम से इस सी वाटर में एंटर करेगा, बीच में एसपीएम लगी हुई है। अभी हमने पढ़ा सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या करता है, सॉल्यूशन में एंटर होता है, कहाँ होता है, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सोलवेंट मॉलिक्यूल एसपीएम से पास होकर इधर एंटर करेगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ओस्मोसिस। इसे रोकने के लिए हम यहाँ प्रेशर लगाते हैं, और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। तो अगर हम यहाँ ओस्मोटिक प्रेशर लगा दें तो ये प्रोसेस रुक जाएगी, ओस्मोसिस रुक जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए अगर हमने यहाँ प्रोसेस प्रेशर जो है ओस्मोटिक से भी ज्यादा लगा दिया, अगर हम ओस्मोटिक से भी ज्यादा लगा दें तो आपको पता है क्या होगा, यानी कि हम प्रेशर कितना लगा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल लगा रहे हैं, तो उससे तो इसका एंटर होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा लगा दें तो ये प्रोसेस जो है रिवर्स शुरू हो जाता है, अब सोलवेंट इधर जाने लगते हैं, और दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि अगर हम कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन पे अप्लाई कर देते हैं तो ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका मतलब सोलवेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्योर सोलवेंट की तरफ जाने लगते हैं, ऑस्मोसिस रिवर्स, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आपसे रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन पूछी जाए तो एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसका कौन सी, एसपीएम यूज होती है, सेलुलोज एसीटेट की यूज होती है। फिर तीसरी कंडीशन आपसे यहाँ ये पूछी जाती है, कौन सी एसपीएम यूज करती है, सेलुलोज एसीटेट की। फिर आपसे यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, किसकी एप्लीकेशंस क्या है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, जो सी वाटर को हम यानी सी वाटर को जो हम प्यूरिफाइड करते हैं वो इसी मेथड से करते हैं कि सोल्ट सारा यहाँ रह जाता है, फ्रेश वाटर एक तरफ चला जाता है। और क्या यूज करते हैं, सेलुलोज एसीटेट की एसपीएम वहाँ यूज करते हैं। तो ये था
रिवर्स ऑस्मोसिस, ये आपको याद रखना। हाँ अक्षित त्यागी। सर जो प्यूरीफायर में आ गया आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ तो वो यही कॉन्सेप्ट है। तो सर उसमें तो सोल्ट नहीं होता पानी में। नहीं तो वो फिल्टर के अंदर रुकता रहता है ना, फिल्टर खराब चौक क्यों होते हैं वो, इसी वजह से तो सोल्ट रुक जाता है उसमें। तो सर उसमें मिनरल वगैरह हैं सर, वो भी रुक जाते होंगे सारे। नहीं वे नहीं रुकते, यहाँ प्यूरिफाइड कर देते हैं। फिर आगे 3 फिल्टर यूज होते हैं, आपने देखा होगा आरओ में 3 ही 4 फिल्टर होते हैं, 3 तो शायद अंदर है उसमें, एक बाहर हाँ है। सर। हाँ बाहर सर। वाले का काम है सिर्फ मिट्टी रेत वगैरह हटाना, वो तो सिर्फ जो वैसे बिगर साइज पार्टिकल हैं वो तो बाहर वाला हटा देता है, जो अलग रखा लगाया जाता है उससे। फिर उसके अंदर जो सोलिबल है, उन सोलिबल को रिवर्स ऑस्मोसिस से हटाते हैं और बिल्कुल फिर प्योर वैसा वाटर हो जाता है, डिस्टिल वाटर कहते हैं उसे। यानी कि ऐसा वाटर जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। अभी वो ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं होता, जो बाकी जो फिल्टर होते हैं दो, वे फिर उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं। और सर यूवी का क्या काम है उसमें? किसका? तो फिर तो पूरा जो प्रोसेस देखना पड़ेगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह का, ये बैक्टीरिया वगैरह कुछ फंगस वगैरह तो ना हो, उन चीजों को भी तो देखते हैं ना, किल भी तो करनी है उन्हें। अच्छा सर। मतलब कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई, ये इसने क्या किया, यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ और रिवर्स ऑस्मोसिस से वहां बैक्टीरिया वगैरह भी हैं उसके अंदर, तो उनके भी तो इफेक्ट को खत्म करना होगा, तो उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन भी अप्लाई की जाती है। सुन लो भाई जरा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हमें पता हो, अब कंडीशन आती है 2-3 छोटी छोटी टर्म्स, वे क्या है? एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सुन लीजिए भाई, ऐसे दो सॉल्यूशन, ध्यान देना, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, एक सॉल्यूशन इधर हो एक सॉल्यूशन इधर हो, अगर इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। वे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब याद रखना ये सेम टेम्परेचर पे होते हैं, तो इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में याद रखना पाई और टी सेम होते हैं, और पाई और टी सेम हो जाए तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई और टी सेम होगी तो इनमें क्या चीज डिफरेंट होगी? तो ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन भी इक्वल होती है, उनके अंदर सोल्यूट वगैरह से डिफरेंट हो सकते हैं। तो यानी कि जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल करेंगे तो पाई और टी दोनों सेम होंगे, तो उसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा? C1 इज इक्वल टू C2, क्योंकि R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो C1 इज इक्वल टू C2, उनकी कंसंट्रेशन इक्वल करके हम उन्हें सोल्व करते हैं, ये ध्यान रखना। तो कंडीशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जिनके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, इसके बाद दो टर्म्स है, प्लाज्मोलाइसिस और दूसरी टर्म्स आती है, हाँ दो टर्म्स और आपको लिखाई है, एक तो प्लाज्मोलाइसिस। एक मिनट पहले एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, हाँ शख्स। सर जो एसपीएम है वो हमने सेलुलोज की क्यों बनाई? बस वो इस टाइप से देखा जाता है, थोड़ा प्रेशर भी बर्दाश्त कर सके, क्रैक ना हो, फटे ना, उस टाइप चीजों से अलग अलग होती है हर जगह। जैसे किडनी के अंदर अलग होती है, किडनी के अंदर अलग फिल्टर होती है, गोल ब्लेडर वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो अलग अलग होती है हर जगह। तो वो देखा जाता है प्रैक्टिकल यूज के बेस पर कि उस पर हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा और उस प्रेशर पे वो क्रैक ना हो, ये चीज देखी जाती है। यानी कि फटनी नहीं चाहिए, अगर फट गई तो क्या हो जाएगा, वो सारा सॉल्यूशन उधर चला जाएगा और कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। हाँ भाई ध्यान देना जरा। अब दो टर्म्स बताई थी मैंने, हीमोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस। हाँ भाई, हीमोलाइसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस, इन दोनों को समझना है, साथ में हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक भी समझ में आ जाएंगे। सुनिए जरा क्या है। सबसे पहले कंडीशन अभी मैंने बताया, जिनके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल
आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आरबीसी विद 0.9% NaCl सॉल्यूशन। मतलब क्या है? अगर एक कंटेनर में हम 0.9% NaCl सॉल्यूशन लें और इसके अंदर आरबीसी रख दें, तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। आरबीसी की मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये आपको याद रखना, आरबीसी की मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और 0.9% NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। इसका मतलब यहाँ कोई ऑस्मोसिस नहीं होती, नो ऑस्मोसिस। तो यहाँ ऑस्मोसिस नहीं होती। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर फ्लूइड और ये सॉल्यूशन दोनों आइसोटोनिक हैं, ये हमें याद रखना है। अब कंडीशन है हेमोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस क्या है, सुनिए जरा। अगर हम आरबीसी को, ध्यान देना भाई, आरबीसी को क्या करते हैं? आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं, आरबीसी को हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसकी कंसंट्रेशन 0.9 से कम हो, यानी कि मान लीजिए 0.5% हो, 0.5% NaCl। तो आप क्या नोट करोगे? बाहर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। अंदर कितना था? 0.9 और बाहर वाले का 0.5। तो कंडीशन है ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन, नहीं सॉरी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान देना भैया। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, किससे कम होता है? 0.9% से कम होता है, उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दोबारा से सुन लीजिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9 से कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जब आरबीसी को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट यहाँ से आरबीसी में एंटर करता है और आरबीसी स्वेलअप होती है और इसको हम क्या कहते हैं? हेमोलाइसिस, यानी कि स्वेलिंग ऑफ आरबीसी, दिस इज नोन एज हेमोलाइसिस। अब दूसरी कंडीशन, अगर हम आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन में पुट करते हैं जिसका कंसंट्रेशन 1% NaCl, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% से ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रखते हैं तो इससे वाटर बाहर निकलता है, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसमें आरबीसी श्रिंक हो जाती है, ध्यान रखना। तो मेरी बात दोबारा से सुन लीजिए, क्या कंडीशन हमने पढ़ी? अगर हम आरबीसी को 0.9% NaCl में रखते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये सुन लीजिए भाई, आरबीसी को 0.9 में रखते हैं तो कोई ऑस्मोसिस वगैरह नहीं होता और ऐसे सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। और अगर 0.9 से कम वाली कंसंट्रेशन वाले में रखते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो तो उसे हाइपोटोनिक, और ज्यादा में रखते हैं हाइपरटोनिक। यहाँ हेमोलाइसिस होती है, ये स्वेलअप होती है, यहाँ श्रिंक होती है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद एक दो प्रॉब्लम और है इसकी, वे सुनिए क्या है। जैसे एक प्रॉब्लम आती है एडेमा। ये एडेमा क्या है? जो पर्सन ज्यादा सोल्टी खाना लेते हैं, जो पर्सन ज्यादा सोल्टी फूड लेते हैं, उनके सेल्स के, ये कह सकते हैं इंटर सेलुलर स्पेस में, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है या टिश्यू के अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? वे ज्यादा सोल्ट ले रहे हैं तो उनके इंटर सेलुलर स्पेस में या सेल्स में क्या हो जाता है? वो सोल्ट ज्यादा होता है। सोल्ट जब ज्यादा होता है तो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ती है और उससे बॉडी स्वेलअप हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? एडेमा। इसके बाद दूसरी कंडीशन सुनिए जरा। तो एडेमा क्या है? जो पर्सन ज्यादा सोल्टी खाना लेते हैं तो उनमें क्या होता है? उनकी बॉडी के अंदर
बॉडी के अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इसका मतलब बॉडी स्वेलअप हो जाती है और उसको हम क्या नाम देते हैं, इडेमा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, इसमें एक टर्म्स है कि जो कैंडिड फ्रूट्स होते हैं, कैंडिड फ्रूट का मतलब है जो कटिंग फ्रूट होते हैं उनके ऊपर शुगर पाउडर और जो मीट है उसके ऊपर सॉल्ट क्यों एज ए प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। यानी कि अगर मीट को हमें प्रिजर्व करना है, बैक्टीरिया से बचाना हो, या दूसरी कंडीशन जो कटिंग फ्रूट है उन्हें बैक्टीरिया से बचाना हो, तो कटिंग फ्रूट के ऊपर शुगर पाउडर क्यों डालते हैं और मीट के ऊपर सॉल्ट क्यों डालते हैं, ये पूछा जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है? हाँ भाई, क्या बताया? हाँ भाई, एक मिनट। हाँ भाई, क्या कंडीशन बताई, जरा ध्यान देना है। तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि जो खाने को मैंने बताया अभी आपको, कैंडिड फ्रूट है या मीट है, उन दोनों को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो हम उनके ऊपर, एक के ऊपर सोल्ट और एक के ऊपर शुगर पाउडर डालते हैं। ऐसा क्यों, रीजन सुन लीजिए। एक्चुअली बैक्टीरिया की स्किन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की स्किन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और जब बैक्टीरिया की स्किन, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जब हम उसमें क्या करते हैं, ये ध्यान देना, बैक्टीरिया की स्किन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब शुगर पाउडर डाला जाता है तो शुगर पाउडर क्या करता है, शुगर पाउडर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से उसकी बॉडी से वाटर निकाल लेता है, और जब बैक्टीरिया की बॉडी में वाटर नहीं बचता तो बैक्टीरिया डाई हो जाता है, मर जाता है। तो यानी कि वहां कॉन्सेप्ट है एक्सोओस्मोसिस का। बैक्टीरिया की स्किन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और उसकी बॉडी से वाटर बाहर निकलता है, और वाटर बाहर निकलने की वजह से वो डाई हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है, ये आपको याद रखना है। आप सुन लीजिए भाई जरा, ये तो थी कंडीशन जो आपको बताई। अब इसके न्यूमेरिकल, जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे, ध्यान से सुनना, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, या पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टी। बस अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जब आप इस न्यूमेरिकल को करते हो, एक तो टेम्परेचर इन केल्विन लेना है, टेम्परेचर इन केल्विन लेना है। याद रखना हर न्यूमेरिकल में, आपको याद हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में तो नहीं कहा मैंने आपसे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में नहीं कहा मैंने, कहा टी नोट बी और टी बी कुछ भी ले लीजिए, बस सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहा हूँ हमेशा केल्विन में न्यूमेरिकल करा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम या बार में लेना है,
ये ध्यान रखना। बस ये वॉल्यूम हमेशा डेसीमीटर क्यूब या लीटर में लेना है, ये हमें याद रखना, डेसीमीटर क्यूब या लीटर में लेना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे फिर बाकी आपको आर की वैल्यू पता है, आर की दो वैल्यू होती है 0.0821 और 0.0831, इनमें से कोई सी भी यूज हो सकती है। लीटर एटीएम वाली है, ये लीटर बार पर केल्विन पर मोल है, ये आपको याद रखना है। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए इसके न्यूमेरिकल कर लेना, अगर कहीं वांटो फैक्टर आ जाए तो आई राइट साइड आ जाएगा। वांटो फैक्टर कैसे आएगा वो कंडीशन आपको बता रखी है, ये ध्यान रखना। वांटो फैक्टर डिसोसिएशन, एसोसिएशन, आयनेशन कहीं हो, आयनिक सोल्यूट हो तब आएगा। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो तो C1 = C2 होता है, लेकिन अगर वांटो फैक्टर भी है तो I1 इस टाइप से I1 C1 I2 C2 ये होता है, ये आपको याद रखना है। I1 C1 I2 C2 ये स्टेज आएगी, ये आपको ध्यान रखना। बोले कोई? ठीक है भाई, कल मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराने में एक सीट भी आपको डाल दूंगा जिसमें सॉलिड इस चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें करके देख लेना, ये ध्यान दे रहा हूँ। उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन है प्लस एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, उन्हें करके देख सकते हो और हम डिस्कस कर लेंगे। 2 या 3 दिन न्यूमेरिकल करने हैं अब इसके, और कुछ नहीं। हाँ बोलो भाई मुस्कान मित्तल। सर आपने बताया कि पाई और